वर्ल्ड स्पाइन डे के मौके पर आर्टेमिस हॉस्पिटल ने स्पाइन हेल्थ को लेकर बढ़ाई जागरूकता। स्पाइन हेल्थ केयर को लेकर के जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किए जाने वाले वर्ल्ड स्पाइन डे के मौके पर आर्टेमिस हॉस्पिटल ने लोगों को सही तरह से बैठने और चलने के महत्व को लेकर जागरूक किया। वर्ल्ड स्पाइन डे में हमें याद दिलाता है कि स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी का स्वस्थ रहना हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए कितना अहम है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने स्पाइन हेल्थ से जुड़े अहम तथ्यों पर बात की। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर हितेश गर्ग, हेड आर्थो स्पाइन सर्जरी और डॉक्टर एस.के. राजन, चीफ न्यूरो स्पाइन सर्जरी एवं एडिशनल डायरेक्टर न्यूरो सर्जरी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्पाइन को स्वस्थ रखने के लिए कई महत्वपूर्ण बातों पर रोशनी डाली गई और लाइव सेशन भी आयोजित किए गए। मीडिया कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर हितेश गर्ग, हेड नमस्कार, सुपर नेशन न्यूज की तरफ से मैं विवेकानंद त्रिपाठी। स्पाइन डे के अवसर पर आर्टेमिस हॉस्पिटल द्वारा एक स्पाइन वीक चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जागरूकता के लिए स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे जो बीमारियां होती हैं, उसको लेकर के जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है यहाँ के इंटरनेशनल डॉक्टरों के द्वारा। आर्टेमिस हॉस्पिटल, जिसमें हमारी 2 यूनिट्स हेड हैं, डॉक्टर हितेश ऑर्थो स्पाइन की टीम है, डॉक्टर एस.के. राजन न्यूरो स्पाइन की टीम है। तो ये लोग आपको आज बताएंगे कि आर्टेमिस में न्यूरो सर्जरी के बारे में क्या लेटेस्ट टेक्निक हमारे पास है और किस तरह से हमारे पेशेंट ने सक्सेस किया न्यूरो सर्जरी पर पे। तो इस सब के बारे में आप इनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब अपना बस 2 लाइन की सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर 1 बाय कोई एक माइक जो सर से आप सबका हार्दिक वेलकम। यहाँ पे हम दोनों जो डॉक्टर हैं यहाँ पे हेड ऑफ स्पाइन है, मैं हेड ऑफ न्यूरो स्पाइन हूँ, डॉक्टर हितेश हेड ऑफ ऑर्थो स्पाइन है। तो दोनों मिला के हम लोगों की जो यहाँ पे फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल में, वो बेतोड़ है। आर्टेमिस हॉस्पिटल जो है आज की डेट में पूरे दिल्ली एनसीआर में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पाइन सर्जरीज कर रहा है और हर टाइप की स्पाइन सर्जरीज कर रहा है, क्योंकि हम लोगों के पास एक बैलेंस्ड टीम है जिसमें ऑर्थो के स्पेशलिस्ट भी हैं और न्यूरो के स्पेशलिस्ट भी हैं। और यही कारण है कि आज की डेट में दूर दूर से पेशेंट्स काफ़ी तादाद में हमारे पास आते हैं स्पाइन सर्जरी करवाने के लिए, नॉट ओनली इंटरनेशनल बट देश में भी दूर दूर से। तो इसके साथ साथ कुछ टेक्नोलॉजीज़ भी हॉस्पिटल ने काफ़ी हमें प्रोवाइड की हैं, ये जानते हुए कि भी हमारी टीम काफ़ी अच्छी है। डॉक्टर साहब की टीम आई थिंक 8-10 डॉक्टर्स की है, मेरी भी 8-10 डॉक्टर्स की है, न्यूरो सर्जन्स की, इनकी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की, और हम सब फोकस हैं इस पेशेंट को बेस्ट टू बेस्ट केयर देने में। जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में मैं 1-2 बात करूंगा, उसके बाद डॉक्टर हितेश बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आज की डेट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है स्पाइन सर्जरी में, उसको बोलते हैं स्पाइन नेविगेशन। जैसे हम गूगल नेविगेशन होती है रोड्स के लिए, वैसे स्पाइन नेविगेशन होती है सर्जरी को करने में, उसको और सेफ करने में। बिना चीरा लिए ही पहले ही हम लोगों को पता चल जाता है कि हड्डी कहाँ पे है, हम उसका किस टाइप का स्क्रू जाएगा, कहाँ पे हमको जाना है। तो मोटे से मोटे पेशेंट और कमज़ोर से कमज़ोर हड्डी वाले पेशेंट भी हम आज की डेट में ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं, हम मिलवाए भी हमने आपसे मिलवाने के लिए, जिनको काफ़ी हॉस्पिटल में मना कर दिया गया कि आपकी यहाँ सर्जरी नहीं हो सकती, लेकिन आर्टेमिस हॉस्पिटल में हमको कामयाब सर्जरी करने में कामयाब है। डॉक्टर आज जैसे 16 अक्टूबर जो है वो वर्ल्ड स्पाइन डे मनाया जाता है। इस बार का जो थीम है वो है कि मूव योर स्पाइन। बेसिकली स्पाइन की प्रॉब्लम जो इस टाइम ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रही हैं, वो बढ़ रही हैं हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। तो हमारा जो उद्देश्य है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्जरी ही करना है, हमारा एक बेटर स्पाइन हेल्थ, कि इंडिया को हम एक बेटर स्पाइन हेल्थ की तरफ लेके जाएं। तो उसके लिए हम 4 मोटिव से बेसिकली काम करते हैं। जो फर्स्ट मोटिव है, जो हम मैसेज भी देना चाहते हैं, वो है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखना चाहिए। जैसे हमें वी शुड नॉट सिट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। तो प्रिवेंटिव हेल्थ बोलते हैं कि हम स्पाइन की प्रॉब्लम होने ही ना दें। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम डेली एक्सरसाइज करें, बैक की एक्सरसाइजेज करें। तो उसके लिए हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर है विच इज़ वेरी गुड, और हम काफ़ी उसके मस्कुलोस्केलेटल और बैक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। और टाइम टाइम पे हम इसके सेशंस भी लेते रहते हैं जगह जगह जाके, कि आप अपनी स्पाइन को कैसे हेल्दी रखें। दूसरा जो हमारा मैसेज है वो ये है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है
स्पाइन की, तो आमतौर पे पेशेंट सोचते हैं कि हम स्पाइन सर्जन के पास जाएंगे तो शायद वो सर्जरी ही कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोर देन 95% पेशेंट हम अभी भी अपने सेंटर पे भी विदाउट सर्जरी ही मैनेज करते हैं। तो किसी को भी अगर स्पाइन की प्रॉब्लम है, जैसे बैक पेन है, नेक पेन है, या हाथों में सुनपन आ रहा है, पैरों में सुनपन आ रहा है, कमर दर्द से शियाटिका दर्द नीचे की तरफ आ रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा काफ़ी टाइम से, तो स्पाइन स्पेशलिस्ट को जल्दी ही कंसल्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी स्पाइन प्रॉब्लम को जल्दी पकड़ लेते हैं, अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं, तो 95% केसेस में उसका जो ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी और दवाइयों से ही हो जाता है, या थोड़ी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, और ये ट्रीटमेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहता है। तीसरा, जो स्पाइन सर्जरी के लिए बारे में बहुत सारे भ्रम हैं कि सर्जरी के बाद मरीज़ बेड पे आ जाएगा, सर्जरी के बाद मरीज़ चल नहीं पाएगा, वो इसलिए है क्योंकि एक स्पाइन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, अगर वो इंजर हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट अभी नहीं है। वो आमतौर पे हाई ट्रॉमा जो एक्सीडेंट्स होते हैं, हमारे रोड साइड एक्सीडेंट्स हो, तो उसमें होती है। उसके अलावा बाकी जितनी भी सर्जरीज होती हैं, जो हमारी स्कोलियोसिस होती है, या जो डिस्क प्रॉब्लम्स होती हैं, इंट्राऑपरेटिवली, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ आजकल इतनी अच्छी आ गई हैं, सेफ्टी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, वो मोर देन 99% सक्सेसफुल रहती हैं और सेफ रहती हैं। और ये सर्जरी इसलिए की जाती है ताकि कोई भी इंसान एक दर्द फ्री ज़िंदगी व्यतीत कर सके। तो उसमें हमारा फैसिलिटी, जैसे डॉक्टर राजन ने बताया, कि एक तो नेविगेशन है, जिसमें हम स्क्रूज वगैरह जो डालते हैं वो नेविगेट करते हैं ताकि वो नर्व से दूर रहें। फिर हमारे पास 3D टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम ड्यूरिंग सर्जरी C-आर्म या O-आर्म की मदद से स्क्रूज को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि वो सारे अपनी जगह पे सही डले हुए हैं, प्लांट सही डले हुए हैं। थर्ड, न्यूरो मॉनिटरिंग है, जिसमें हम नर्व्स को मॉनिटर करते रहते हैं ऑपरेशन के दौरान, कि अगर हमारा कोई स्क्रू नर्व के पास है या हम नर्व के कहीं आसपास है, तो वो हमें न्यूरोमीटरिंग इमीडिएटली बता देती है। जैसे रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, जब हम उसको सीधा करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेच होती है, अगर उसमें हमें लगता है कि पैरों में ताकत में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो न्यूरोमीटरिंग हमें इमीडिएटली बता देती है और उसको हम उस स्टेप को इमीडिएटली रिवर्स कर सकते हैं। चौथा, हाई एंड माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं, जिससे जो हमें विजन है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बड़ा दिखता है। तो क्योंकि ये बहुत माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं, तो नर्व्स के तो हम ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर मूवमेंट भी नहीं होती ड्यूरिंग सर्जरी, उसके अराउंड ही बोन्स वगैरह की सर्जरी होती है, जिससे तो इन सब टेक्नोलॉजी की वजह से सर्जरी बहुत सेफ हो गई है। हमारे एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल्स बहुत सेफ हो चुके हैं, पोजीशनिंग के लिए टेबल्स बहुत एडवांस हो चुके हैं। तो अभी वो जो 40 साल पहले वाली स्पाइन सर्जरी नहीं रही है। अभी आई थिंक डॉक्टर राजन वुड एग्री, आई थिंक मोर देन 99% पेशेंट्स हैं जहाँ से दर्द फ्री होकर पेन फ्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं और चल के जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में भ्रम नहीं रखना चाहिए कि स्पाइन सर्जरी हो जाएगी तो हम बेड पे आ जाएंगे। तो पहला तो ये है कि स्पाइन प्रॉब्लम होने ही नहीं देनी हमने, तो उसके लिए अपना एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। दूसरा, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी से जल्दी कंसल्ट करना है, ताकि हम उसको बिना सर्जरी के मैनेज कर सकें। सर्जरी हम भी हमेशा लास्ट रिजॉर्ट ही रखते हैं, लेकिन अगर सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है, अगर आपको कोई स्पाइन स्पेशलिस्ट कह रहा है, तो आप अपने डाउट्स उनसे जाके क्लियर कीजिए, ना कि डर के मारे हम बिस्तर पे दर्द के साथ लेटे रहें। जैसे डॉक्टर, हाँ जी, जैसे डॉक्टर रितेश कह रहे थे कि भी आज की डेट में स्पाइन सर्जरी काफ़ी सेफ हो गई है। सेफ के साथ साथ पेन फ्री भी काफ़ी हद तक होती जा रही है, क्योंकि पहले ज़माने में हम लोग बड़ा चीरा काट के ऑपरेशन करते थे, उसमें पेशेंट को गंदे खून की पाइप लगती थी, काफ़ी दिन उनको बिस्तर पे रहना पड़ता था। तो आजकल हम लोग 1-1 इंच या 1-1 इंच से भी छोटे कट से हम ऑपरेशन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी। उससे भी पेशेंट जो हैं फटाफट अगले दिन ही खड़े होकर चल लेते हैं, गंदे खून की पाइप नहीं होती, हफ्ते भर में अपने काम में लग जाते हैं, 2 हफ्ते में ऑफिस जाना भी शुरू कर सकते हैं। तो ये सब जो है सब एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। जो आपने सवाल पूछा कि क्या क्या लक्षण होते हैं पेशेंट को, देखिए अगर पेशेंट की हमारी स्पाइन है, उसमें रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं और उनके बीच में डिस्क होती है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम तो होती है डिस्क का फिसलना। वो डिस्क फिसलेगी अगर गर्दन में, तो हाथ में दर्द आएगा। कोई झुंझुनाहट, कीड़ियाँ, जलन, सुनपन, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो पेशेंट को इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सिंपल नेक पेन, सिंपल बैक पेन के लिए हम फिर भी एक जनरल डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पेन हमारा हाथ में आना शुरू हो या कमर में स्लिप डिस्क हो तो और पैर में आना शुरू हो, तो उसमें एक्सपर्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसमें भी जैसे डॉक्टर तेज कह रहे थे कि हम 95% 90% मेडिसिन से ही मैनेज कर लेते हैं। तो जिनको सर्जरी जरूरत पड़ती है उनमें आज की डेट में काफ़ी सेफ भी है और सक्सेसफुल भी है। ये खाने पीने में तो मोटा मोटा यही है कि नॉट एक पर्टिकुलर खाना तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन अगर हमारा वजन ज़्यादा है और ख़ास करके अगर हमारा वजन पेट के आगे ज़्यादा है तो हमारे कमर में बहुत ज़्यादा उससे लोड पड़ेगा। कमर पे लोड पड़ेगा तो वहाँ पे जो डिस्क है, जैसे गाड़ी के टायर घिसते हैं हैवी लोडेड गाड़ी में, तो वैसे ही वो डिस्क घिसेगी तो वो फट सके बाहर आ सकती है। तो अगर हम खाना अपना नियमित रूप से रखें, वजन पेट के आसपास ना बढ़ने दें और एक्सरसाइज करें तो यूजली प्रॉब्लम नहीं आती। डॉक्टर हितेश जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप नेशनल और इंटरनेशनल पेशेंटों को देखते हैं, सर्जरी करते हैं,
तो नेशनल और इंटरनेशनल सर्जरी में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा आप कैसे करते हो उस चीज़ को कि वहाँ के लोगों के या डिफरेंस प्रॉब्लम है? नहीं, उसमें देखो डिफरेंस कोई नहीं है, सर्जरी तो सेम, ट्रीटमेंट तो सेम रहता है ट्रीटमेंट, लेकिन हमने जो डिफरेंस सिर्फ एक देखा है कि जैसे हमारे पास इंडियन पेशेंट आते हैं, तो इंडियन पेशेंट का तो हम ट्रीटमेंट शुरू से करते हैं। इंडियन पेशेंट में मोस्टली आई थिंक हम 2 से 5% लोगों में सर्जरी करते हैं। इंटरनेशनल पेशेंट में क्या होता है ना, वो वहाँ के डॉक्टर ने जिनको सर्जरी रिकमेंड कर दी है, वही पेशेंट आते हैं जिनको लगता है कि भाई इंडिया में जाके हम सेफली सर्जरी कर सकते हैं। तो मोस्टली उसमें हम 70 to 80% पेशेंट्स अल्टीमेटली सर्जरी कराने आए होते हैं, लेकिन उसमें भी हमें जब लगता है ना कि इसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको मना कर देते हैं, जिससे वो कई बार उदास भी हो जाता है कि आप तो ठीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम उनको बता देते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, ये करो, उससे ठीक हो जाओगे। तो सर्जिकल इंडिकेशन और सर्जिकल प्रोटोकॉल तो सेम ही रहते हैं, चाहे नेशनल पेशेंट हो चाहे इंटरनेशनल। और दूसरा जो है क्योंकि इंडिया में सर्जरी कॉस्ट बहुत कम है, देयर ऑलमोस्ट लेस देन 10% ऑफ द कॉस्ट इन यूएस, एंड वी आर यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी जो हम यूएस में इम्प्लांट्स हैं, यूएस में जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है ऑलमोस्ट भी सारी ही टेक्नोलॉजी आर्टिमिस में अवेलेबल है। तो अब 10% ऑफ द कॉस्ट पे वो सर्जरी करने को मिल रही है, तो इसलिए लॉट ऑफ पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं। मैं कहूँगा कॉस्ट एक फैक्टर है, लेकिन जहाँ पे जो डॉक्टर्स की क्वालिटी है और जो इक्विपमेंट की क्वालिटी है अवेलेबल है आज की डेट में, और जो सक्सेसफुल रिजल्ट दे रहे हैं डॉक्टर्स, उससे काफ़ी प्रभावित होकर आते हैं। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी तब इंटरनेशनल पेशेंट्स हमारे इतने नहीं आते, लेकिन अब हम नोटिस कर रहे हैं कि कोई अपने चाचे को भेज रहा है, कोई भांजे को भेज रहा है, उससे रिश्तेदारी में काफ़ी पेशेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। नॉट बिकॉज दे आर कम फॉर चीप ट्रीटमेंट, एवरीबडी वांट्स कि ट्रीटमेंट मेरी बढ़िया हो, पर क्योंकि यहाँ पे हमारे जो रिजल्ट्स हैं क्वालिटी बहुत अच्छी है। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? बचने का सबसे अच्छा उपाय है, अगर हम 3-4 चीज़ें हैं इसमें, एक तो खाना जो है अपना ओवर ईटिंग नहीं करनी, वजन ज़्यादा ना हो, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, ऑकवर्ड पोजीशन अवॉइड करें, मतलब आपको लग रहा है कि ये वजन मुझसे नहीं उठेगा, उसको जबरदस्ती ना उठाएं। उसमें कुछ तरीके होते हैं कैसे वजन खाना है, ये प्रिकॉशंस हैं आपकी, प्रिकॉशंस, एक्सरसाइज, डाइटरी मॉडरेशन, और कुछ हद तक मैं कहूँगा कि टेंशन फ्री लाइफ बहुत ज़रूरी है। उससे काफ़ी लोगों का बैक पेन शुरू हो जाता है जो जाता ही नहीं है, ना वो सर्जिकल केस बनते हैं ना दवाई से ठीक होते हैं। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को विटामिन डी की काफ़ी कमी है, ये भी इसके लिए कोई? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की कमी से स्पाइन की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो एज अ मैटर ऑफ रूटीन हम लोग आज की डेट में 30 साल की उम्र के ऊपर पेशेंट जो आते हैं उनको विटामिन डी सप्लीमेंट डाल ही देते हैं, और 50 साल से उम्र के आते हैं तो उनको कैल्शियम विटामिन डी दोनों मिला के दे देते हैं। तो ये और डॉट्स थोड़ा सा डिफरेंस इसमें बताइए, इसमें क्या लाभ है और क्या सर्जरी के लिहाज से सर्जरी के लिहाज से अगर किसी की स्पाइन सर्जरी की गई है तो हमें कुछ बातों का ये विशेष ध्यान रखना होता है कि इमीडिएटली सर्जरी के बाद जैसा हम उसको पेशेंट को मोबिलाइज करते हैं या पेशेंट खुद भी वॉक करता है तो हमें किस तरह से झुकना है, थोड़ा सा झुकने के प्रिकॉशंस होते हैं, थोड़ा सा किसी चीज़ को उठाने के प्रिकॉशंस होते हैं, और ये भी होता है कि हाँ वो कितना इफेक्टिवली अपने आप को मूव कर पा रहा है। तो हर चीज़ ग्रेडेड होती है। ये समझ लेना कि एक स्पाइन सर्जरी हो गई मेरी और मेरे को स्क्रू और रॉड डाल दिया गया और वो चीज़ फिक्स हो गई है, तो अभी भी उसको हील होने में या उसको स्ट्रेंथनिंग होने में कुछ वक्त लगता है। तो इसलिए एक अच्छा टाइम 4 से 6 हफ्ते का, जिसमें कि वो नॉर्मल वर्क में आए और अच्छी एक्सरसाइज लाइक बॉडी बनाने में कभी कभी 6 महीने का भी वक्त लग जाता है। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि सर्जरी होना एक बात है, उससे रिकवर होने का भी एक टाइम पीरियड है जिसको उसको समझना चाहिए और उस दौरान उसके प्रिकॉशंस लेने चाहिए। डी की कमी है सिर्फ जी धूप से ले लेंगे या हम टैबलेट ले लेंगे, इसके अलावा और किसी कहीं जरूरत नहीं पड़ा? हाँ नहीं, टैबलेट या धूप दो ही चीज़ें हैं, दो ही चीज़ें। नहीं होता है आग में हाथ साफ फूड में होता है, नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है। हाँ, वो जो विटामिन डी हाँ आग से नहीं आती, धूप से आती। धूप से, गर्मी से नहीं है रिलेटेड। आ जाओ आगे बाइक पे। सर जैसे आपकी स्पेशलिटी स्कॉलियोसिस मीडिया, तो हमारे मीडिया साथियों को आप ये बताइए कि स्कॉलियोसिस में कितने एंगल पे सर्जरी करते हैं और कितने पे नहीं करते? हाँ गुड क्वेश्चन। स्कोलियोसिस का मतलब होता है कुबड़ या टेढ़ापन, स्पाइन में टेढ़ापन होना। आमतौर पर इसको कुबड़ बोलते हैं हिंदी में, कि कुबड़ निकल आया है। कुबड़ में जैसे मैंने बताया कि अगर किसी को कुबड़ है तो जल्दी से जल्दी स्पाइन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको 50 डिग्री के एंगल से कम रोक देते हैं तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
लेकिन एक बार अगर इसका एंगल 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो ऑपरेशन करना ज़रूरी हो जाता है। क्यों ज़रूरी होता है? 50 डिग्री में मरीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आमतौर पे, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज़ ने प्रूव किया कि एक बार एंगल 50 डिग्री पहुंच गया तो ये उस पर रुकता नहीं है, ये 1 से 2 डिग्री हर साल बढ़ता रहता है, और जब ये 80 डिग्री क्रॉस कर जाता है तो फेफड़ों को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, तो सांस की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और 90 डिग्री 100 डिग्री पे आके ये हमारी जो खाने की आंतड़ियाँ होती हैं उनको अफेक्ट करता है, तो खाने में भी दिक्कत आने लग जाती है, जिसकी वजह से उसका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। फिर 120 डिग्री के ऊपर बहुत कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है या पैरों में कमज़ोरी आ सकती है, और उस 80 डिग्री से ऊपर जो इसकी सर्जरी है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है और उसके कॉम्प्लिकेशन होने का चांस होता है, तो इसलिए इसकी सर्जरी 50 डिग्री पे होने पे ही इमीडिएटली कर दी जाती है कि उस टाइम पे ये सर्जरी ऑलमोस्ट 99.5% सेफ होती है। तो स्कोलियोसिस में इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम मान लो किसी को पेशेंट को 30 डिग्री एंगल है उस पर पकड़ लेते हैं तो उसको हम एक्सरसाइज और ब्रेस देके वहीं पे रोक सकते हैं ताकि उसका एंगल 50 डिग्री तक ना जाए, और अगर चला भी जाता है 50 डिग्री तक ताकि जल्दी से जल्दी सर्जरी कर दे ताकि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आगे चल के ना हो। इसका एज का क्राइटेरिया क्या है, किस उम्र में सर्जरी हो सकती है और नहीं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पर बहुत डिस्कशन होती है। क्वेश्चन ये इसलिए आता है क्योंकि स्कोलियोसिस बच्चों में होता है आमतौर पे, और बच्चों में तो ग्रोइंग एज होती है, और स्कोलियोसिस में हम क्या करते हैं सर्जरी में स्क्रू रॉड डाल के स्पाइन को फिक्स कर देते हैं, तो क्वेश्चन ये होता है कि स्पाइन ग्रो कैसे करेगी, है ना। तो इसलिए हम ट्राई ये करते हैं कि सर्जरी को जितना डिले किया जा सके। तो जस्ट जब ग्रोथ स्पॉट आता है बच्चों का, जैसे लड़कियों में 10 से 12 साल और लड़कों में 12 से 14 साल, तो उस टाइम पे हम आमतौर पे सर्जरी करना प्रेफर करते हैं कि जब लड़कियों को प्यूबर्टी अटेन, जब लड़के या लड़कियाँ प्यूबर्टी अटेन करते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी की स्कोलियोसिस बहुत जल्दी से बढ़ रही है तो उसकी सर्जरी हमें जल्दी करनी है। अगर मान लो किसी की 5 साल में स्कोलियोसिस बढ़ रही है तो हमें 5 साल में भी करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम टेक्नोलॉजी आती है ग्रोइंग रॉड टेक्नोलॉजी, जिसमें हम ग्रोइंग रॉड डाल देते हैं, तो उसको हम हर 3 या 6 महीने में लंबा करते रहते हैं ताकि स्पाइन की ग्रोथ रुके ना, और साथ में स्कोलियोसिस को बढ़ने नहीं देते। ऐसे किसी को हेमीवर्टेब्रा होता है तो 3 साल की उम्र में वो हेमीवर्टेब्रा निकाल के हम बिल्कुल शॉर्ट सी सेगमेंट फ्यूजन कर देते हैं। लेकिन आमतौर पे हम चाहते हैं कि 12 से 15 साल की उम्र में बेस्ट टाइम होता है सर्जरी का। हाँ, वो आमतौर पे अगर वही की नस दबेगी ना तो सोएगा, वो कमर की वजह से नहीं है, आमतौर पे कमर की वजह से वो नहीं होता है अगर वहीं की नस दब रही है तो हो जाएगा। अच्छा, एक हम शरीर के लिए औसत जैसे बॉडी के लिए खतरनाक है, पैर बाहर नहीं, अगर स्विंग हो जा रहा है खतरनाक है, तो पोजीशन चेंज करनी चाहिए। अच्छा, हम चाह रहे थे कि हमारे कुछ पेशेंट्स वगैरह से मिलवाते हैं, डॉक्टर देश भी बुलाया हुआ उन्होंने। ये दीपक है, इनको गर्दन की टीबी थी, टीबी की वजह से इनकी जो गर्दन बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी और उसमें पस होने की वजह से हाथों पैरों में कमज़ोरी भी आनी शुरू हो गई थी। तो इन्होंने काफ़ी अलग अलग हॉस्पिटल में दिखाया यहाँ पे, लेकिन लगभग सभी हॉस्पिटल्स ने हाथ खड़े कर दिए कि हम यहाँ पे ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, हमारे पास सुविधाएं नहीं है, हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो इनकी हमने सर्जरी की लगभग 2 महीने पहले, और अच्छी बात यह है कि भी अब ये बिल्कुल अपना चल फिर पा रहे हैं, अपने पैरों पे हाथों पे काम कर पा रहे हैं और पेन फ्री हो गए हैं बिल्कुल। इनकी जो स्पाइन थी उसमें टीबी से हड्डियाँ गल गई थी, तो हम लोगों को पेच लगाने पड़े। इनके मन में भी काफ़ी डर था कि सर्जरी के बिना काम चल जाए हमारा, बट आई थिंक ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है इनका। एक बार आप इनसे भी बात कर लीजिएगा। अच्छा, आई थिंक करीब 3 to 4 लाख का खर्चा आया होगा, रफ आइडिया इस सर्जरी में, शायद थोड़ा ज़्यादा होगा अगर स्टेज लंबा हो। और वैसे तो ये साउथ से हैं लेकिन यहाँ पे भी रह रहे हैं, तो इनको किसी ने मेरे नाम के बारे में बताया, किसी डॉक्टर ने बताया होगा, तो मैं दिखाने आए हैं। राजन हूँ, आर्टेमिस हॉस्पिटल में जो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है उसमें स्पाइन यूनिट का मैं हेड हूँ, और हम लोगों को यहाँ पे लगभग 10 साल हो गए हैं स्पाइन सर्जरीज करते हुए। और आज का जो दिन है वर्ल्ड स्पाइन डे, या फिर हम कह सकते हैं वर्ल्ड स्पाइन वीक, हम मना रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक कर सकें स्पाइन की प्रॉब्लम्स को लेके और उसकी प्रिवेंशन, यानी कि उसको कैसे उससे बचा जा सके, और अगर हो तो उसकी ट्रीटमेंट में क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या क्या एडवांसमेंट्स आई हैं उसके बारे में अवेयर करने के लिए हम आज की डेट में वर्ल्ड स्पाइन वीक बनाते हैं। तो हमारे यूनिट में लगभग 9 न्यूरो सर्जन्स हैं, जिसमें हर टाइप की ट्रेनिंग के डॉक्टर्स हैं, और हम सब एक मिलके इस टीम वर्क को अंजाम देते हैं। ठीक है, आज सर एक पेशेंट का किया गया है, ठीक किस तरह से है, आपको फायदा आया? ठीक है। हमारे साथ दीपक हैं, जो यंग एनर्जेटिक बॉय, इनको स्पाइन की टीबी हुई थी जिसकी वजह से इनकी गर्दन की हड्डियां गल गई थी
और नसें जो हैं इनकी स्पाइनल कॉर्ड दबनी शुरू हो गई थी, जिससे कि इनको पैरों में हाथों में कमज़ोरी आनी शुरू हो गई थी। ये परेशानी इनकी बहुत देर तक तो पकड़ में भी नहीं आई, और जब पकड़ में आई तो जिन डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया उनको लगा कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे ऑपरेट। तो कहीं ना कहीं से पता करके 3-4 हॉस्पिटल से ये हमारे पास आए और हम लोगों ने इनकी सर्जरी की, जो काफ़ी घंटे चली। इसमें आगे से भी हमें करनी पड़ी, पीछे से भी करनी पड़ी, पीछे स्क्रूज लगाए, आगे से पस निकाली, और वो सब करने के बाद हम खुश हैं कि आज की डेट में इनका पेन जो है लगभग ख़त्म हो गया है सारा, और एक्टिविटी लेवल भी इनका अच्छा आ गया है। अभी थोड़ा सा नेक स्टिफ रहेगी क्योंकि कॉलर भी बनाया हुआ है, स्क्रूज भी लगे हुए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि टाइम के साथ साथ इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, बट ओवरऑल अब टीबी की दवाई चालू हो गई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अगले हफ्तों में, महीनों में ये बिल्कुल अपने स्कूल वगैरह जाने लायक हो जाएंगे। सर, लोगों को स्पाइन की बीमारी के बारे में कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो तुरंत इलाज करा सके इसके बचाव के लिए, कैसे उनको पता चलेगा? हाँ, देखो स्पाइन में तो बहुत रीढ़ की हड्डी हमारी ऊपर से लेकर नीचे तक है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम तो होती है कमर का दर्द या गर्दन का दर्द, लेकिन उसको हम लोग स्पाइन की मेन प्रॉब्लम नहीं मान सकते, वो मांसपेशियों की प्रॉब्लम है। स्पाइन की प्रॉब्लम होती है जब हमारे हाथ पैर में कुछ कमजोरी आनी शुरू हो जाए, कोई झुंझुनाहट, कीड़ियाँ, जलन, सुनपन, हाँ वही कमजोरी, और अगर चलने में बैलेंस बिगड़ना शुरू हो, है ना, या करंट लगे कमर के अंदर, तो वो सब चीज़ें जो है वो इंडिकेट करती हैं कि हमारी स्पाइन की प्रॉब्लम अब गंभीर हो रही है। तो उसको इमीडिएटली स्पेशलिस्ट को दिखा देना चाहिए। वो आपको गाइड करेंगे क्या क्या प्रिकॉशन रखनी है, क्या दवाइयाँ खानी है, क्या एक्सरसाइज करनी है, उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, बच्चे के बारे में बताइए, क्या बताया था भैया। हाँ, तो आप भी South Indian. Okay. My name is Jansi Rani. I am on South Indians. We are very Deepak Mama. Very difficult to spine. So 2 or 3 hospitals they are going for Gurgaon. Nobody taken this case. So Dr. S.K. Rajan team only they take that case. Then they are very doing very nicely their operations. Their entire Artemis hospitals also they here lot of facilities. अब आपके बेटे की कैसे हालात है, कैसे वो रिकवरी हो पाए स्पाइन में? Yeah, after their before they are very difficult. There no hand movement, breath movement and chest pain also. But after operations they done ready. Their hand movements and then breathing issues. There no nothing there. The chest pain also there. जो स्पाइन की बीमारी से बच्चा है, कोई भी ग्रस्त है, तो उनको लिए क्या बोलना चाहेंगे कि उनका इलाज है, क्या कुछ सहूलियत देना चाहिए, क्या कुछ बोलना चाहिए हॉस्पिटल के बारे में? क्या बोलेंगे यहाँ की सर्विस के बारे में? कैसे ट्रीट किया? Hospital service is very nice, including GT and nursing departments, and then every doctor's team, entire Dr. S.K. Rajan teams, everybody is there, very helpful and very kind also. That each and every person also helpful to the Expense, what was रमाकांत जी का, अरे अभी तो नहीं, रमाकांत जी